के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के खुलासे के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। उसके पास कोई जवाब नहीं है और जो प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो प्रयोग उन्होंने कर्नाटक में किया, जो प्रयोग उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जो प्रयोग उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में किया था, जो प्रयोग उन्होंने उत्तराखंड में किया था, जो प्रयोग उन्होंने गोवा में किया था, जो प्रयोग उन्होंने राजस्थान में करने की कोशिश की, जो प्रयोग उन्होंने बंगाल में किया था, यानी कि पूरे देश में सरकारों को गिराने का, खरीदने का, विधायकों को तोड़ने का जो सिलसिला उनका चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा हथियार उनका था सीबीआई और ईडी। वही प्रयोग वो दिल्ली में करना चाहते थे और वो प्रयोग पूरी तरीके से फेल साबित हुआ, इसलिए कि जिस मनीष सिसोदिया को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, जिस मनीष सिसोदिया के जरिए उन्होंने दिल्ली की सरकार में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया और ये कहा कि साथ आ जाओ, तो जैसे सबकी ईडी सीबीआई खत्म, तुम्हारी भी ईडी सीबीआई खत्म हो जाएगी। मनीष सिसोदिया ने साफ कह दिया, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ऐसे टूटने और भागने वाले नहीं है, हम तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारी एक एक कार्रवाई का जवाब देंगे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो नारद स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की। पूरे देश में हंगामा किया, कहने लगे नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खोल दिया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खोल दिया। और उस भ्रष्टाचार में जो जो लोग शामिल थे मुकुल राय के साथ, वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए। शारदा घोटाला खत्म हो गया, नारद स्टिंग ऑपरेशन खत्म हो गया, मुकुल राय का भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उनके साथ शामिल नारद स्टिंग ऑपरेशन में जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनका भी भ्रष्टाचार खत्म हो गया और उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। कहने लगे आओ हम आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं। दूसरा मामला आया हेमंत विश्व शर्मा का, वाटर घोटाला। उस वाटर घोटाले में अमेरिका तक में चार्जशीट लगी, अमेरिका तक में सवाल उठा और आसाम की उस समय की भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वो बेचारे मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है। वो बीजेपी के नेता वो बुकलेट जारी कर रहे थे, कह रहे थे ये है वाटर घोटाला हेमंत विश्व शर्मा का, ये पूरी बुकलेट तैयार है, ये भ्रष्टाचार की पूरी कहानी लिखी हुई है। भाजपाइयों ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, किया होगा हजारों करोड़ का वाटर घोटाला, चिंता की बात नहीं, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, आज आसाम के मुख्यमंत्री हैं। याद कीजिए अजीत पवार को, उनके लिए पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे पवार साहब चक्की पिसिंग 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 पिसिंग, उनका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और सुबह सुबह 6:30 बजे चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म की सीन की तरह गए फडणवीस जी और अजीत पवार जी, दोनों लोग शपथ लेकर आ गए। याद कीजिए नारायण राणे, उनके खिलाफ बाकायदा जमीन घोटाले का मामला चल रहा था, उनको अपने साथ तोड़ के लाए, उनकी पार्टी का विलय कर लिया और उनको पहले राज्यसभा का सांसद बनाया और फिर देश का मंत्री बना दिया। याद कीजिए टेलीकॉम घोटाला हुआ था इस देश में, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और उस टेलीकॉम घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिन तक देश की संसद चलने नहीं दी। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, याद रखिएगा। उस सुखराम जी के और टेलीकॉम घोटाले को लेकर 20 दिन तक देश की संसद नहीं चलने दी, लेकिन उसी सुखराम को हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो जो लोग
भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं वो तुरंत ईमानदार हो जाते हैं, उनकी ईडी की जांच बंद हो जाती है, उनकी सीबीआई की जांच बंद हो जाती है, उनका भ्रष्टाचार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। याद कीजिए येदियुरप्पा, हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार में फंसे, उनको निकाल के बाहर कर दिया गया, फिर बाद में उनको लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। याद कीजिए व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह जी की सरकार सिर्फ फंसी ही नहीं, कई लोगों ने आत्महत्या की उस व्यापम घोटाले को लेके। कितने प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, लेकिन 2017 में व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह जी की सरकार को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया गया। तो मेरा सवाल है आज भाजपाइयों से कि जिस संजय राठौड़ के लिए तुमने अनशन किया था, आंदोलन किया था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर इस संजय राठौड़ को नहीं निकालोगे, इसके ऊपर तो तमाम आरोप हैं। उसी संजय राठौड़ को जब निकाल दिया बाहर उद्धव ठाकरे जी ने, तो दोबारा सरकार बनाने वक्त जब जरूरत पड़ी तो राठौड़ को मंत्री पद की शपथ दिलाई और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। और ऐसा ही प्रयास, जो प्रयास इन्होंने मुकुल राय के साथ किया, जो प्रयास इन्होंने शिंदे के साथ किया, जो प्रयास इन्होंने तमाम राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया, वही प्रयास मनीष सिसोदिया के साथ कर रहे थे और कह रहे थे आ जाओ हमारे साथ, गिरा दो दिल्ली की सरकार, शामिल हो जाओ आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, हम तुम्हारी ईडी और सीबीआई की जांच को खत्म कर देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। यहां ऐसे भाजपाइयों के प्रयास कभी सफल होने वाले नहीं है। एक बार किया था इनके एक नेता ने प्रयास किया था और उस नेता के प्रयास में हमारे एक विधायक दिनेश मोहनिया ने खुद ही उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया था। बीजेपी वाले नेता के, जो पैसे देने की बात कह रहा था, पद देने की बात कह रहा था। तो ये आम आदमी पार्टी के नेता है, ये टूटने वाले नहीं है, ये तुम्हारी किसी भी बंदर घुड़की में फंसने वाले नहीं है। और इसलिए इस प्रकार का प्रयास मत करो। तुम्हारी फर्जी और झूठी कार्रवाइयों को पूरा देश देख रहा है और समय आने पर जवाब देगा। आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते। मैंने इतने नाम तो आपको बताए, मुकुल राय से लेके और शिंदे तक, पूरी की पूरी विधायकों की खरीद फरोख्त कर ली, सारी जांचें बंद कर दी, सारी कार्रवाइयां, सारे भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, बताए तो सारे नाम। वही प्रयास मनीष सिसोदिया के साथ भी कर रहे थे। अच्छा, खाली फोन माध्यम होता है? भाजपाइयों को पता नहीं किस किस माध्यम से वो काम करते हैं। आज के दुनिया में सिर्फ एक ही माध्यम रह गया है। फोन भी माध्यम है, मैसेज करवाना भी माध्यम है, मुलाकात भी माध्यम है, तमाम माध्यम है। भाजपाइयों के पास तमाम हथकंडे हैं। हथकंडे तो शिंदे के खिलाफ जो जानकारी मिली कि ईडी के अधिकारी तक फोन करके कह रहे थे टूट के चले जाओ भाजपा के साथ, तब इशारों में बात कर रही है, इशारों में बात कर रही है। आपने पढ़ी नहीं सीबीआई की एफआईआर? सारा कुछ सोर्सेस और उसी को लेके भाजपा ही चिल्ला रहे हैं। और हम इनका पूरा इतिहास बता रहे हैं कि यही काम करते हैं, ऐसे ही ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, तो हम इशारों में बात कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो कुकृत्य ये कर चुके हैं, इसका कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं आपको। ये तो सामने है, समय आने पे सब बता दिया जाएगा। वो अपनी चाल चल रहे हैं, हम भी अपनी समझदारी से चाल चल रहे हैं। इंतजार कीजिए, वक्त आने पे सब बताएंगे। ये सब बताएंगे समय आने पे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, मनीष सिसोदिया न टूटने वाले हैं न डरने वाले हैं।
क्योंकि वो महाराणा प्रताप के वंशज है, आपकी इस प्रकार की बंदर घुड़कियों से और ईडी सीबीआई की फर्जी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं है। आज आम आदमी पार्टी जो कह रही है, इतना बता दीजिए सिसोदिया साहब ने सीएम साहब को और पार्टी को कब बताया कि उनके पास कॉल आई, ये कब बताया? देखिए, ये सारी चीजें आज उन्होंने सार्वजनिक कर दी। सार्वजनिक करने से पहले जरूर वार्ता हुई होगी, जरूर बातचीत हुई होगी, उसकी डिटेल आपके सामने या चैनल पे बताने के बजाय उन्होंने साफ तौर पे ट्वीट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे बता दिया। क्या इस प्रकार का प्रयास आया, इस प्रकार से कोशिश की गई? और मनीष सिसोदिया अगर पहले शख्स होते तब आप हो सकता है उनकी बात पे यकीन नहीं करते। ये तो प्रयोग इनका मैंने बताया, तो भाजपाई सरकारों को गिराने, खरीदने, तोड़ने, लालच देकर सरकारों को बर्खास्त करने और गिराने के फैक्ट्री बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। फैक्ट्री बन चुकी है। एक नहीं अनेक उदाहरण दे दिया, आपको तो पता भी नहीं चल पाया था तब। मनीष सिसोदिया ने तो कम से कम सामने आके बता दिया। शिंदे ने बताया था आपको मुकुल राय ने बताया था, आपको हेमंत विश्व शर्मा ने बताया था, आपको बताया था प्रेम खांडू ने बताया था, प्रेमा खांडू ने आपको बताया था उत्तराखंड की सरकार जब गिराने जा रहे थे। गोवा में जिस तरीके से विधायकों को खरीद फरोख्त करके पिछली सरकार बनाई थी, नहीं बताया। लेकिन मनीष सिसोदिया ने सामने आके बताया कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। ये बुनियादी फर्क है, इस बात को समझिए। ये जो सीरियल ऑफेंडर हैं, उनके बारे में आप हमसे प्रमाण मांग रहे हैं, ये तो यही काम करते हैं। ईडी सीबीआई का नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग, मतलब सरकार तोड़ने और गिराने की कोशिश। इसके पहले की कोशिशों को किसी ने पर्दाफाश नहीं किया। मनीष सिसोदिया के ऊपर हुई कोशिशों को मनीष सिसोदिया ने पर्दाफाश कर दिया। यह है बुनियादी फर्क। अच्छा, हमारी दूसरा ये कि गुजरात में अब आप लोग कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि राजपूत नेता की छवि सिसोदिया साहब की कर रहे हैं। अच्छा, हमारी छवि खराब हो रही है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया हो, जिस पार्टी के केंद्रीय मंत्री कहते हो पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं, जिन लोगों ने भारत के शहीदों के ताबूत में घोटाला किया, जिन लोगों ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया और 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया, और जिनके राज में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित हुआ और घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में शामिल करके गंगा जल से पवित्र कर दिया, वो कह रहे हमारी छवि खराब हो रही है। वो कह रहे हमारी छवि खराब हो रही है। अपने गिरेबान में झांक के देख। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी बात है भाजपाइयों की। मैं कल भी चैनल पे देख रहा था और बहुत सारे टीवी एंकर को भी देख रहा था। वो कह रहे थे कि आपकी पार्टी तो ईमानदारी की बात करती है, आपकी पार्टी तो ईमानदारी की बात करती है। इसका मतलब इस देश के चैनल के सारे एंकर ये मानते हैं कि ईमानदारी की बात सिर्फ हम ही कर सकते हैं। भाजपाई तो बेईमानों की फौज है ही है, वो तो करेंगे ही बेईमानी, उनसे सवाल नहीं है हमारा। कांग्रेस वाले बेईमानी करेंगे, उनसे सवाल नहीं है। आपकी पार्टी, हमारी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है, ईमानदार रहेगी। लेकिन यह अच्छी बात मुझे लगी कल से जितने भी भाजपा वाले बोल रहे हैं और टीवी के एंकर्स कि आपकी पार्टी ईमानदारी की बात करती थी। इसका मतलब कि वो सारे लोग मानते हैं कि बीजेपी बेईमानों की फौज है, भ्रष्टाचारियों की फौज है। कांग्रेस और बीजेपी से ईमानदारी की बात करना भी बेकार है। आज हमारा देश बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। आज भारत में महंगाई अपनी चरम पर है। आज भारत में पेट्रोल डीजल का दाम अपनी चरम पर है। आज भारत में डॉलर का रेट ऐतिहासिक रूप से चरम पर है। बेरोजगारी चरम पर है। आज हमारे देश में
बच्चों के पास स्कूल नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में अस्पताल नहीं है। आज डेटा ये दिखाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर शिक्षा पर और स्वास्थ्य में भारत में हो रहा है। आज हंगर और मैल न्यूट्रिशन के इंडेक्स में 125 देशों में से भारत 116वें नंबर पर है। सिर्फ अफ्रीका के कुछ सब सहारन देश भारत के बाद हंगर और मैल न्यूट्रिशन के इंडेक्स पर आ रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में पूरे देश की प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। देश की अपेक्षा है कि जब इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, डॉलर का दाम, पेट्रोल का दाम, हर चीज बढ़ती जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस निकालेंगे कि देश की इन समस्याओं का समाधान हो सके, लोग अपनी परेशानियों से बाहर निकल सके, कि भारत देश का विकास हो सके। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनका ध्यान क्या महंगाई पर है? उनका ध्यान का बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर है? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ एक और एक चीज पर है कि कैसे जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल की राज्य सरकारें हैं, उनको साम दाम दंड भेद से कैसे गिराया जाए। हम ये देश भर में देख रहे हैं कि किस तरह से अभी महाराष्ट्र में हमने देखा कि शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई। हमने उससे पहले गोवा में देखा, कर्नाटका में देखा, मणिपुर में देखा, राज्य दर राज्य में हमने देखा कि किस तरह पार्टियों को तोड़ तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करती है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का मोडस ऑपरेंडी? क्या है उनका सरकार तोड़ने का तरीका? उनका सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियां। तो क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या फॉर्मूला फॉलो करती है उनकी केंद्र सरकार? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस पार्टी को तोड़ना है, जिस सरकार को तोड़ना है, जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उनके ऊपर सीबीआई का केस करो, उनके ऊपर ईडी का केस करो, उनके ऊपर इनकम टैक्स का केस करो, जो भी सरकारी एजेंसी आपके पास है उनका केस करो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। तो एक तरफ धमकाया जाता है और दूसरी तरफ लुभाने का प्रयास किया जाता है। हमने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि महाराष्ट्र की रूलिंग कोalition के अलग अलग नेताओं पर सीबीआई के, ईडी के तरह तरह के केस हुए और फिर उन केस की धमकियों को यूज करके शिवसेना के विधायकों को तोड़कर एक नई सरकार बना दी गई, जिसमें एक शिवसेना के फॉर्मर एमएलए अब चीफ मिनिस्टर बन गए। दिल्ली में भी आज यही करने की कोशिश करी जा रही है। जो ये केस दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर हो रहा है, ये भी एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को तोड़ने की। मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई का केस होता है, 14 घंटे की रेड होती है, उस रेड में कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगले दिन खबर प्लांट हो जाती है कि अब जैसे सीबीआई ने एफआईआर करी है, अब ईडी को केस दिया जाएगा और ईडी का भी केस चालू होगा। जैसे ही सीबीआई की एफआईआर की, ईडी की एफआईआर की एक तरफ से धमकियां आती हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो सारे केस बंद कर दिए जाएंगे।
और ना सिर्फ इतना, मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के ही एक ब्रेकअवे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अपने साथ एमएलए लेकर आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। ये कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आप बाकी एमएलएज को, एमपीज को, नेताओं को, पार्टियों को क्यों तोड़ पाए? क्योंकि शायद उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, शायद उन्होंने पैसा खाया होगा, इसलिए वो आपकी ईडी की एफआईआर, सीबीआई की एफआईआर और इन एजेंसी की धमकियों से डर गए और आपकी पार्टी में आके शामिल हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके नेता कट्टर ईमानदार हैं। ना आज तक हमने एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। तो चाहे धमकियां हो, चाहे लुभावने के प्रयास हो, आम आदमी पार्टी उसमें आने वाली नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने सीधा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी वालों को कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं और मुझे पता है कि अगर देश में एक नेता है जो भारत को, दुनिया को नंबर 1 पर लेके जा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो चाहे आप मुझे जेल में डाल दो, चाहे आप ईडी का केस कर दो, चाहे आप सीबीआई का केस कर दो, मैं आम आदमी पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की ये वॉशिंग मशीन सिर्फ पहली बार यहां पे नहीं चलाने की कोशिश है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जहां पे देश भर में अलग अलग पार्टियों के नेताओं को वो धमकियां देते हैं, ईडी के केस शुरू कराते हैं, सीबीआई के केस शुरू करवाते हैं, फिर उनके साथ डील हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए तो उसके बाद सारे केस खत्म। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिन पर 2010 के वाटर स्कैम का केस चल रहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2015 में ज्वाइन किया। आज भारतीय जनता पार्टी के आसाम के मुख्यमंत्री हैं। आज वाटर स्कैम का नामो निशान खत्म हो गया। आज वाटर स्कैम की कोई बातचीत नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई रेड नहीं। बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स, जिनका नाम पूरी देश की हेडलाइन में छाया रहता था, जिनके 2006 से 2011 के 16,500 करोड़ के स्कैम सामने आए, सीबीआई उनके पास तो कभी नहीं गई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं। नारायण राणे, जिन पे 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस, लैंड स्कैम के केस, सीबीआई और ईडी ने उन पर केस किए। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। सीबीआई और ईडी ने सवाल जवाब करना बंद कर दिया। सीबीआई और ईडी ने रेड करनी बंद कर दी। बीजे पांडा, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के और वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के केस हुए फरवरी 2019 में, जैसे ही केस हुए तुरंत उनके पास ऑफर आया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। सीबीआई और ईडी ने केस बंद कर दिए। सबसे फेमस शुवेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार पश्चिम बंगाल में होने वाले भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थे। शारदा स्कैम के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव लड़ डाले बंगाल में।
2020 में शुवेंदु अधिकारी जी को भी ऑफर जाता है कि आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में साफ हो जाइए। शुवेंदु अधिकारी जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। ये लिस्ट चलती जा सकती है, हमारे पास ऐसी दर्जनों नेताओं की लिस्ट है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब कुछ भारतीय जनता पार्टी के खास ऐसे नेता हैं जो कह भी देते हैं। महाराष्ट्र के एक एमएलए कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में, नारायण पाटिल, पब्लिक में आके कह देते हैं कि जी जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूं तो चैन की नींद सो पाता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई भी इंक्वायरी होने वाली नहीं है। तो यही कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन फॉर्मूले से देश भर में करी है, महाराष्ट्र में करी है, उड़ीसा में करी है, पश्चिम बंगाल में करी है, मध्य प्रदेश में करी है, आज भारतीय जनता पार्टी उसे दिल्ली में भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी याद रखें कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी है। आप हमें डरा लो, आप हमें धमका लो, आप हमें जेल भेज दो, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। हम राजनीति में इस देश की सेवा के लिए आए हैं, ना तो हम आपकी धमकियों से डरने वाले हैं और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई नेता आपके कितने भी लुभावने ऑफर हो, ना वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। हम मरते दम तक इस देश की सेवा में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ लगे रहेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है, शब्द दर शब्द आप बता रही हैं कि भाजपा के लोगों ने कैसे संपर्क किया। ये दूसरा मीडिया इंटरेक्शन है सुबह से, नाम क्यों नहीं आपको पता कर सकते? और गवर्नमेंट में नाम नहीं है मैम, नाम भी या मैसेज भी कुछ तो दिखाइए, हम गलत क्या किस माध्यम से कैसे आया है, कैसे अप्रोच के कब किया गया? देखिए, ये अप्रोच पिछले ही कुछ दिनों में किया गया है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और उसी व्यक्ति ने अप्रोच किया है जिसने शुवेंदु अधिकारी को, मुकुल रॉय को और हेमंत बिस्वा शर्मा जी को और बीजे पांडा को अप्रोच किया था। सेम व्यक्ति है। तो आप बीजे पांडा से और शुवेंदु अधिकारी से जाके पूछ सकते हैं, जो सेम व्यक्ति जिसने उन्हें अप्रोच किया था और जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने की, उस सेम व्यक्ति को मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करने की जिम्मेदारी दी गई इन द लास्ट फ्यू डेज। शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, बीजे पांडा और हेमंत बिस्वा शर्मा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो कौन व्यक्ति है। Ma'am, the links have been connected to Telangana also. Now K Kavita coming out and saying that this is to malign our image. What does आप say on this? देखिए, मैंने कल ही कह दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आजकल और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनको तो देख के बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स को भी शर्म आ जाएगी। क्योंकि देखिए, आप जब बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर हैं तो आप बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रूफ के कोई भी बात कह सकते हैं, कोई भी नेटफ्लिक्स का एपिसोड लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं और कोई आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो आधार रखेंगे आप बिना किसी आधार के, बिना किसी डिटेल के कभी भी कोई बात कह देंगे तो क्या कहा जाए। अच्छा, उनकी दूसरी समस्या ये है कि उनको पहले एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वो 2-3 हफ्ते चलती है, फिर पता चलता है ओहो हो ये तो सारी स्क्रिप्ट गलत थी, इसमें तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो सब कुछ ड्यू प्रोसेस से हुआ है। तो फिर उन बेचारों को भी रोज रोज कोई नई स्क्रिप्ट निकालनी पड़ती है। तो ये कोई आखिरी स्क्रिप्ट नहीं है उनकी जो उन्होंने कभी चलाएंगे वो नई स्क्रिप्ट।
और पिछले 7 सालों से वो अलग अलग भ्रष्टाचार की कई स्क्रिप्ट लेके आए हैं। तो वो चाहे जिस चीज पे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लें, वो एक्साइज पॉलिसी पे कर लें, वो बसों पे कर लें, वो स्कूलों पे कर लें, वो दवाइयों पे कर लें, वो फ्लाईओवर पे कर लें, वो सड़कों पे कर लें, वो मोहल्ला क्लिनिक पे कर लें, वो आम आदमी पार्टी के हर डिपार्टमेंट की हर पॉलिसी पे इन्वेस्टिगेशन खोल लें, ये हमारा दावा है कि 1 पैसे का भ्रष्टाचार उनको नहीं मिलेगा। लेकर आ जाए रोज रोज भ्रष्टाचार की नई स्क्रिप्टें। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमें अपने काम पे भरोसा है, हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। के आरोपों को स्क्रिप्टेड बता रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोपों को स्क्रिप्टेड बता रही है। बीजेपी उल्टा आप लोगों को ये कह रही है कि ये सब स्क्रिप्टेड है, इस तरह से कोई ऑफर गया नहीं। देखिए मैं आपको एक इसमें आपने बोला 2 दिन पहले संपर्क किया गया, 2 दिन पहले मैं कह रही हूँ कि पिछले ही 2-3 दिनों में संपर्क किया गया है। एक के बाद मैं आपको एक तरीका सुझा सकती हूँ कि किसके आरोप सही हैं और किसके आरोप गलत हैं, इसको कैसे जांचा जाए। आप दोनों पार्टियों का इतिहास उठा के देख लीजिए, आप आम आदमी पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो हम पर रोज नए स्क्रिप्ट से भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। पिछले 7 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, एमएलएस पर, मंत्रियों पर अब तक 150 केस हो चुके हैं। 150 केस। उसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा गठित एक असंवैधानिक शुंगलू कमेटी 6 महीने तक दिल्ली सरकार की 500 फाइलें लेकर बैठी रही। क्या इनमें से किसी भी केस में उनको कोई भ्रष्टाचार मिला? क्या इनमें से किसी भी एक केस में वो कन्विक्शन कर पाए? नहीं कर पाए। तो इतिहास बता रहा है कि आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन उसके बाद वो सारे केसेस कोर्ट में पहुंचकर जज फटकार लगाते हैं सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को कि भाई तुम्हारे पास सबूत नहीं था तो तुमने एफआईआर कैसे फाइल कर दी। दूसरी ओर मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी की भी वॉशिंग मशीन की हिस्ट्री बता दी कि किस तरह से जिन नेताओं पर पहले सीबीआई के केस होते हैं, ईडी के केस होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस होते हैं, फिर वो जादुई तौर से शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और फिर सीबीआई केस भी बंद, ईडी केस भी बंद। तो आप दोनों पार्टियों का इतिहास उठा के देख लीजिए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि यहाँ पे वास्तविक तौर में चल क्या रहा है। सवाल ये है, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे प्रधानमंत्री का नाम तक लेती है, तो ऐसा कौन सा नेता है जिसका नाम लेने से आप बच रहे हैं? भाजपा के बड़े नेता का नाम आम आदमी पार्टी पहली बार इशारों में ले रही है। ये सेफ गेम क्यों? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा को, मुकुल रॉय को और शुभेंदु अधिकारी जी को किसकी जिम्मेदारी थी भाजपा में लाना। तो ये आपको भी स्पष्ट है, हमें भी स्पष्ट है कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बता दीजिए। जी, और कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस भी लगातार केंद्र सरकार के एजेंसी पर सवाल उठा रही है, लेकिन इस मामले में जो है कांग्रेस बीजेपी के साथ खड़ी है। लोग भी चाहे सरकार रहे हैं, देखिए, मैंने भी कल भी कहा था कि जो पार्टी 2 लगातार विधानसभा चुनावों में दिल्ली राज्य में एक भी सीट नहीं ला पाई, उसके सवालों का क्या जवाब देना है।